गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आगे जो अपनी जो पाचक ग्रंथि हैं उसके अंदर जो आज थर्ड वन जो पाचक ग्रंथि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीसरे नंबर की जो पाचक ग्रंथि आपके सिलेबस में है उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आपको पता है बच्चों, इसके पहले अपन ने सबसे पहले जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर यकृत के बारे में डिस्कशन किया था। और यकृत जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है, फिर अपन ने यकृत के जो फंक्शन थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो यकृत के फंक्शन है कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जो बच्चों पर जो बात कर रहे हैं, आज जो बात कर रहे हैं वो अग्नाशय ग्रंथि की बात कर रहे हैं। पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स होती है उसका डिस्कशन आज अपन करने जा रहे हैं। पेनक्रियाज या जो एक पाचक ग्रंथि है और इसके बारे में डिस्कशन की बात करें, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं, नीट में हो और या जी अपन कम इसमें एग्जाम की बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो कई बार क्वेश्चन इसमें बन जाता है। लेकिन ईजी है, छोटी सी ग्लैंड है और छोटा सा मैटर है और लेकिन ईजी है, तो आपको याद अच्छे से हो जाए। यहीं पे याद करना भी ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर ही आपको ये डिस्कशन है जो ये याद रखना है। ठीक है, डायग्राम बुक्स में नहीं दे रखा है, ये फिर मैंने आपको समझाने के हिसाब से डायग्राम आपको बनाया है। ठीक है, तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा डायग्राम के माध्यम से भी। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी जो ग्लैंड्स है, अग्नाशय ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स है उसके बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। पेनक्रियाज ग्लैंड की बात करें तो ये एक जो ग्लैंड है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, तो पेनक्रियाज की बात करते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो पहली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होगी बच्चों? तो पहली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होगी आपके, कौन सी होगी? पहली जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो होगी वो होगी यकृत होगी। कौन सी होगी? यकृत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे बड़ी पहली पाचक ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत होगी। और दूसरी जो पाचक ग्रंथि की बात करें, ठीक है, मानव शरीर के अंदर जो दूसरी जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है उसका नाम क्या है? अग्नाशय है। तो अपन बात करते हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे पाचक ग्रंथि अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको पता भी है, कई बार मैंने डिस्कशन किया है वीडियो लेक्चर में, और अभी जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो भी आगे समझ में आ जाएगी। दूसरी लाइन है, ये ग्रहणी के दोनों भुजाओं के मध्य पर, इसकी पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करते हैं बच्चों। तो लोकेशन इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपन ऑलरेडी इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, कई बार ये डिस्कशन करेंगे। जहाँ जहाँ आपने ग्रहणी या जो ड्यूडेनम पार्ट सुना है वहाँ मैंने इसको पेनक्रियाज को दिखाया है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा ये कि, ठीक है, ये ग्रहणी के दोनों भुजाओं मध्य पाई जाती। लोकेशन की बात करते हैं तो आपको पता ही है बच्चों कि ये जो स्टोमक है, इसोफेगस स्टोमक से स्टोमक से क्या होता है, ये आपके यहाँ से जो निकलता है ये है ग्रहणी की दोनों भुजाएं। जो ग्रहणी है ये ग्रहणी वाला पार्ट है। ठीक है, ये ग्रहणी है। ये क्या है? ग्रहणी, ड्यूडेनम है। ठीक है, ड्यूडेनम हो गया। तो पेनक्रियाज ग्रंथि की लोकेशन की बात है, पेनक्रियाज जो होती है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से आपको तो ड्यूडेनम की दोनों भुजाओं के मध्य इस प्रकार से पाई जाती है, एनीमिक आकार की होती है और ये मिक्सित प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पाई जाती है। और ये यहाँ पर आपको पता ही होगा किसके माध्यम से खुलती है। यहाँ पर बात करें तो ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और डक्ट वो कहाँ से आती है? ऊपर वाली डक्ट आती है, जो आपको पता ही है इस प्रकार से ये यहाँ पे खुलती है और यहीं पे वो डक्ट आके खुलती है, आपको पता है इस पे। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, मतलब अग्नाशय वाहिनी है, और अग्नाशय वाहिनी के अंदर आके यहाँ पर आपको पता है अग्नाशय वाहिनी के साथ में यहाँ पे कौन सी डक्ट आती है? सामान्य पित्त वाहिनी आती है। और इस प्रकार से दोनों
जो होती है सामान्य रूप से यहाँ पर खुलती है। किस में खुलती है? ड्यूडेनम में खुलती है। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर और पाता है, इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स होती है बच्चों, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम की दोनों भुजाओं के बीच में पाई जाती है, ठीक है। देख लो दोनों भुजाओं के बीच में पाई जाती है। ये इसकी अग्नाशयी वाहिनी है, जो किसमें सामान्य जो पित्त वाहिनी आती है, ठीक है, जो कॉमन बाइल डक्ट आती है, जिसको जो कहाँ से आती है बच्चों आप बताइए, जो लीवर और जो गॉल ब्लैडर होता है पित्ताशय से आती है, वो यहाँ पे आके इसके साथ में संयुक्त होती है पित्त अग्नाशय वाहिनी के साथ में, और क्या बनाती है? हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बनाती है। और हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट जो होती है वो क्या है? ड्यूडेनम के इस पार्ट में आके खुल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। तो ये बात थी, इसकी लोकेशन की बात थी बच्चों, ठीक है। लोकेशन की बात की तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा? ड्यूडेनम की दोनों भुजा होती है, ये दोनों भुजा सी आकार की बनती है, ये यू आकार की बनती है, इन दोनों भुजाओं के मध्य ये पाई जाती है। और फिर आती है ये मिश्रित प्रकार की या मिश्रित आकार की ग्रंथि है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि का मतलब क्या होता है कि ये इसके अंदर बहिस्त्रावी और अंतरस्त्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन दिस पेनक्रियास ग्लैंड, मतलब दोनों ही प्रकार की जो ग्रंथियां होगी वो इसके अंदर पाई जाएगी। दोनों प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? देखो, ये कुछ जो कोशिका होती है बहिस्त्रावी प्रकार की होती है, मतलब जिसके अंदर जो पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं होती है बहिस्त्रावी मतलब एक्सोक्राइन प्रकार की होती है, और कुछ जो होती है अंतःस्त्रावी प्रकार की होती है। अब यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा डायग्राम में आपको, लेकिन इसमें बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी का मतलब क्या है? बहिस्त्रावी कौन सी होती है? बहिस्त्रावी वो होती है जो नलिका के माध्यम से अपना जो स्त्राव होता है वो किसी शरीर के बाहरी हिस्से में छोड़ती है, नलिका के माध्यम से, ठीक है। नलिका मतलब क्या होता है? वो कोशिकाएं जो अपना जो स्त्राव होता है नलिका के माध्यम से अपने से दूर स्थान पर ले जाकर छोड़ती है, ठीक है। वो क्या होती है? बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। और अंतःस्त्रावी प्रकार की वो ग्रंथियां होती है, या अंतःस्त्रावी प्रकार की वो ग्रंथियां, या अंतःस्त्रावी प्रकार की वो कोशिकाएं हो सकती है जो क्या करती है? अपना स्त्राव होता है सीधा सीधा रुधिर में प्रवाहित करती है। अपना स्त्राव इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इनके किसी प्रकार की ट्यूबलेस होती है, मतलब इनके अंदर किसी प्रकार की ट्यूब नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती। सीधा सीधा जो अपना स्त्राव होता है जो इनसे बनता है वो सीधा का सीधा कहाँ छोड़ देती है? सीधा का सीधा ये कहाँ पे छोड़ देगी बच्चों? सीधा का सीधा रुधिर के अंदर छोड़ देती है। रुधिर के थ्रू उसका स्त्राव का सारे शरीर में प्रवाह होता है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो ग्रंथि होती है, ठीक है, ये मिश्रित प्रकार की है। मिश्रित प्रकार की क्यों है? कि इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, ठीक है। बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ही प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित प्रकार की अग्नाशय क्या है? मिश्रित प्रकार, जैसे अपना यहाँ कोशिकाएं प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो कोशिका समूह पाए थे यहाँ डायग्राम से बात और क्लियर हो जाएगी आपके सामने। तो ये चीज यहाँ पर होगी कि मिश्रित प्रकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि इसका उद्भव भ्रूण की एंडोड्रम से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्गम की बात करते हैं तो एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम होता है। तो इसका उद्भव होता है, इसका जो निर्माण होता है वो भ्रूण की एंडोड्रम से होता है। किससे होता है? एंडोड्रम से होता है। भ्रूण की एंडोड्रम से इसका निर्माण होता है। किससे होता है? भ्रूण की एंडोड्रम से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। भ्रूण की एंडोड्रम से इसका क्या होगा? निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट बात है ना। इसका जो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण भ्रूणीय एंडोड्रम से होता है, ठीक है, जो सबसे आंतरिक स्तर होता है, ठीक। एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। तो अग्नाशय जो ग्रंथि है इसका जो निर्माण होगा बच्चों तो वो किससे होगा? भ्रूणीय एंडोड्रम से होगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात ये क्लियर होगी। तो ये बात थी अग्नाशय की, जो अपने परिचय की बात करते हैं, मोटी मोटी बातें थी कि सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ग्रंथि है, और ये ड्यूडेनम की दोनों भुजाओं के मध्य पाई जाती है। लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर, और ये अनियमित आकार की और मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित आकार क्यों है? कि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मतलब बोले तो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ही प्रकार की इसमें कोशिकाएं जो होती है वो पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं तो इसका जो उद्भव है, इसका जो निर्माण होता है भ्रूण की एंडोड्रम से होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है बच्चों? भ्रूण की
एंडोड्रम से होता है, ठीक है, एंडोड्रम से होता है। इसके निर्माण की बात करें तो क्या होता है, भ्रूण की एंडोड्रम से होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दो प्रकार की कोशिका समूह पाए जाते हैं। जैसे अपन ने बात कही, इसमें बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये वापस है, इसमें दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं, मतलब इसमें दो प्रकार के कोशिका समूह होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें डायग्राम में देखो अपन, ये इस प्रकार से होती है। देखो ये जो पेनक्रियास जो ग्लैंड है, ठीक है, दो अपन बात करते हैं, अग्नाशय जो ग्रंथि इस प्रकार से होती है, इसके अंदर क्या होती है, इस प्रकार से ये संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार से। तो इसके अपन सेक्शन काटते हैं, ठीक है, इसका जब अपन सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन काटने में इस प्रकार से अपनी संरचना दिखेगी, ठीक है। ये संयोजी उत्तक है और इसके अंदर ये कोशिका का समूह पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो कोशिका समूह, एक तो एसिनाई होती है, ठीक है, ये है जो ये देखो फूल से ये दिख रही है, ये है अग्नाशय एसिनाई। ये क्या होती है, अग्नाशय एसिनाई। ये जो बाहर की दिख रही है ये अग्नाशय एसिनाई है, देखो ये बाहर जो दिख रही है ये जो कोशिकाओं का समूह दिख रहे हैं, ये क्या अग्नाशय एसिनाई है। इन्हें क्या बोलते हैं, अग्नाशय एसिनाई बोलते हैं, ठीक है, अग्नाशय एसिनाई बोलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, अग्नाशय एसिनाई है। एक तो ये हो गया कोशिकाओं समूह। दूसरा कोशिकाओं समूह क्या होता है, अग्नाशय एसिनाई के बीच में पाया जाता है। दूसरा जो कोशिकाओं समूह की बात करते हैं वो अग्नाशय एसिनाई, इनके बीच में जो एक कोशिकाओं बड़ा समूह पाया जाता है, इसको बोलते हैं लेगरहैंस की दीपिकाएं। लेगरहैंस की दीपिकाएं इसलिए बोलते हैं कि जैसे कोई दीप होता है उस प्रकार दिखता है, देखो ये है ना, चारों तरफ एसिनाई और उसके बीच में ये बड़ी सी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, मतलब एक दीप होता है, उस पर लेगरहैंस की दीपिकाएं इनको इसलिए बोलते हैं, इनके जो सर्च के कर्ता के नाम के आधार पर। तो लेगरहैंस की दीपिकाएं मतलब दीपिकाएं से दिखती है, जो दीप होते हैं ना छोटे छोटे, उसका दीपिकाएं से इसलिए बोलते हैं। एक ये दीपिकाएं से लेगरहैंस की दीपिकाएं से नाम देते हैं। इसमें जो होती है, ठीक है, इसमें तीन प्रकार की मुख्य सेल पाई जाती है। लेगरहैंस की दीपिकाएं के अंदर बात की, एल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है। और अपन वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, एसिनाई क्या होता है, लेगरहैंस की दीपिकाएं क्या होती है, वो अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिकाओं को, जो दो प्रकार के समूह होते हैं। पहला समूह है आपके एसिनाई। कोशिकाओं में दो प्रकार के समूह होते हैं, उसमें जो पहला समूह है वो है बच्चों आपके एसिनाई, ठीक है। एसिनाई पहला जो समूह होता है वो कौन सा है, एसिनाई होता है, ठीक है। एसिनाई होता है बहिस्त्रावी प्रकार का होता है, मतलब एक्सोक्राइन प्रकार का होता है, ठीक है, एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन ये बहिस्त्रावी प्रकार का जो कोशिका समूह होता है उससे क्या मतलब है, बहिस्त्रावी प्रकार कोशिका समूह से मतलब है कि ये जो अपना स्त्राव है एक नलिका के माध्यम से जो वहां से उत्पन्न होता है वहां से दूरी, कुछ दूरी पर जगह छोड़ के, ठीक है, जहां पर कोई भी पदार्थ बनता है, इनका जो पदार्थ बनता है वो नलिका के माध्यम से उत्पादक स्थल से कुछ दूरी पर जाके जो होता है वहां पर ये स्त्रावित करते हैं, मतलब नलिका के माध्यम से स्त्रावित होता है। तो इनका स्त्राव जो होता है वो किसके माध्यम से, नलिका के माध्यम से स्त्रावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इनका जो स्त्राव होता है बच्चों किसके माध्यम से स्त्रावित होता है, नलिका के माध्यम से स्त्रावित होता है, ठीक है, एक्सोक्राइन। तो ये क्या बहिस्त्रावी प्रकार की होती है, इसलिए अपन बोलते हैं। और ये जो होती है इस प्रकार के जो कोशिकाओं का समूह होता है, जो बहिस्त्रावी प्रकार का कोशिकाओं का समूह है, इसने जो है कोशिकाओं का समूह जो संयोजी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। देखो ये संयोजी ऊतक है, ये जो संयोजी ऊतक इसमें बीच बीच में समूह दिख रहे हैं आपको, ये एसिनाई, ये फूल से दिख रहे हैं, ये एसिनाई का समूह है जो संयोजी ऊतक के बीच बीच, यहाँ पे क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, ये क्या होता है, सारा क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो संयोजी ऊतक के अंदर ये बीच बीच में आपको इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं, ठीक है, इस प्रकार के समूह ये दिखाई देते हैं। अब इन कोशिकाओं के द्वारा, एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और बात करें कि ये जो कोशिकाएं हैं ये किसका, एसिनाई है, वो किसका स्त्राव करती है, एसिनाई के जो क्या होता है, क्या प्रकार का स्त्राव होता है, जो बहिस्त्रावी प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये इन कोशिकाओं के द्वारा मुख्य रूप से हम बात करें, इन कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रस, पेनक्रेटिक जो जूस होता है,
पेनकेटिक जूस होता है, अग्नाशय रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अग्नाशय रस का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। पेनकेटिक जूस जो बनता है, जो ड्यूडेनम के अंदर स्त्रावित होता है यहाँ पर आके, ठीक है। जो पेनकेटिक जो जूस बनता है, जो ड्यूडेनम में यहाँ पर ग्रहणी में आके स्त्रावित होता है, वो कहाँ पे होता है? इन एसिनाई में होता है। ये जो कोशिकाओं का समूह है, ये जो बहिस्त्रावी प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं, इनको एसिनाई बोलते हैं। और इन एसिनाई के अंदर ही क्या बनता है बच्चों? इन एसिनाई के अंदर ही क्या बनता है? अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। या अगर बात करते हैं इंग्लिश में होते पेनकेटिक जूस का जो निर्माण होता है वो इन कोशिकाओं के अंदर, एसिनाई के अंदर ही होता है। और ये जो कोशिकाएं होती है बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। ये मतलब क्या होता है? इनका जो स्त्राव होता है नलिका के माध्यम से, इनसे जो उत्पादक स्तर से दूर जाकर स्त्रावित होता है, नलिका के माध्यम से स्त्रावित होता है, ठीक है। इसलिए ये जो कोशिकाएं होती है ये किस प्रकार की? बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो ग्रुप है बच्चों। दूसरा जो ग्रुप होता है, देखो दूसरा ग्रुप कौन सा दिख रहा है? लेपेरेंस की दीपिकाएं दिख रही है, ठीक है। ये तो होगी आपके पहले एसिनाई होगी जो बहिस्तर प्रकार की। दूसरा जो ग्रह जो बात करते हैं ग्रुप होता है, जो समूह होता है कोशिकाओं का, ये जो समूह होता है अंतःस्त्रावी प्रकार का, क्योंकि अपन को पता है बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के समूह पाए थे। तो अपन बहिस्त्रावी प्रकार की तो बात कर ली, अब बात करते हैं अंतःस्त्रावी प्रकार के समूह की बात करते हैं। तो ये दूसरा जो समूह होता है वो किस प्रकार से होता है? लेगरेंज की दीपिकाएं की बात करते हैं, ठीक है। लेगरेंज की दीपिकाएं की बात करें, लेगरेंज की दीपिकाएं की बात करते हैं अपन। तो लेगरेंज की दीपिकाएं जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है? अंतःस्त्रावी प्रकार की कोशिका समूह है, ठीक है। ये किस प्रकार का होता है? अंतःस्त्रावी मतलब एंडोक्राइन प्रकार का, मतलब एंडोक्राइन प्रकार का। ये क्या है? एंडोक्राइन प्रकार का है, ठीक है। ये अंतःस्त्रावी प्रकार का कोशिका समूह होता है। ये अंतःस्त्रावी प्रकार कोशिका समूह होता है। तो एसिनाई कोशिकाओं का समूह मध्य कहीं कहीं पाया, देखो ये एसिनाई कोशिकाओं का समूह है, इनके बीच में कहीं कहीं पाया जाता है। तो ये अंतःस्त्रावी पर एंडोक्राइन का, और एंडोक्राइन का मैंने क्या होता है? अंतःस्त्रावी प्रकार का कोशिका समूह क्या मतलब है कि ये जो अपने स्त्राव होते हैं, ये इनके द्वारा जो कोई भी चीज बनती है, ये इनके द्वारा जो भी हार्मोन बनते हैं वो रुधिर के अंदर डायरेक्ट ही प्रभावित होते हैं। इनमें जो डक्ट होती है, वाहिनी होती है, वो नहीं होती, सीधे सीधे इनका जो स्त्राव है वो रुधिर के अंदर स्त्रावित होता है। या इनके अंदर जो इनका उत्पादन है जैसे हार्मोन के रूप में उत्पादन करती है, हार्मोन उत्पादन करती है, तो हार्मोन है वो सीधे तौर पर क्या होता है? अंतःस्त्रावी मतलब क्या? रुधिर के अंदर प्रभावित हो जाता है, डायरेक्ट सीधा सीधा विस्तृत हो जाता है रुधिर के अंदर और पूरे शरीर में फिर गति करता है। तो इस प्रकार से इनको बोलते हैं अंतःस्त्रावी प्रकार की कोशिकाएं, जो एसिनाई कोशिकाओं समूह के मध्य, एसिनाई कोशिकाओं के समूह के मध्य, एसिनाई कोशिकाओं के समूह के मध्य कहीं कहीं पर पाई जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पर पाई जाती है। ये तीन प्रकार के अंतःस्त्रावी समूह यहाँ पर मिलते हैं, या पर बात करते हैं। तो यहाँ पर तीन प्रकार के अंतःस्त्रावी जो कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के मिलते हैं? मतलब तीन प्रकार के। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको तीन प्रकार के अंतःस्त्रावी कोशिकाओं समूह मिलेंगे इस ग्रुप के अंदर, मतलब दीपिकाओं के अंदर ही बात करें, तीन कोशिकाओं प्रकार के कोशिकाओं समूह मिलेंगे आपको, जो कि अंतःस्त्रावी प्रकार की प्रकृति के होते हैं। तो कौन कौन से समूह होते हैं? देखो, जो अलग अलग हार्मोन का स्त्राव करते हैं, जो क्या कहते हैं? अलग अलग, जो तीन प्रकार के कोशिकाओं समूह मिलते हैं जो अंतःस्त्रावी प्रकार के होते हैं, और ये क्या कहते हैं? अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनका स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनका स्त्राव करते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो समूह, एक जो होता है कोशिकाओं का समूह होता है वो होती है एल्फा कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या होता है? एल्फा कोशिकाएं होती है, ठीक है। दूसरी जो कोशिकाओं का समूह होता है वो बीटा कोशिकाओं का समूह होता है, और तीसरी जो कोशिकाओं का समूह होता है वो डेल्टा कोशिकाओं का समूह होता है। इस प्रकार से ये कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो समूह होते हैं अंतःस्त्रावी प्रकार के होते हैं। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का स्त्राव होता है, इनके द्वारा अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्त्राव होता है। तो अलग अलग हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं देखो, तो अपन बात करेंगे। इनको सम्मिलित रूप से सबको क्या बोलता है? तो केवल लेगरेंज की दीपिकाएं बोलते हैं इनको। और ये जो पार्ट होता है वो किस प्रकार करता है? एंडोक्राइन प्रकार का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अंतःस्त्रावी प्रकार का होता है। तो इनके द्वारा देखो सबसे पहली जो कोशिका होती है एल्फा कोशिका,
एल्फा कोशिकाओं का समूह होता है, किस प्रकार का? एल्फा कोशिकाओं का समूह होता है। तो एल्फा कोशिकाओं का समूह होता है ये क्या है? ग्लूकागोन का स्त्राव करता है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्राव के द्वारा होता है, इन एल्फा कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है। दूसरा जो अंतःस्त्रावी प्रकार का यहाँ पर समूह दिख रहा है आपको, देखो कौन सा समूह दिख रहा है, दूसरा अंतःस्त्रावी प्रकार का समूह दिख रहा है वो बीटा कोशिकाओं का होता है। दूसरा जो समूह होता है वो कौन सी कोशिकाओं का होता है बच्चों? बीटा कोशिकाओं का जो समूह होता है, जो अंतःस्त्रावी प्रकार कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक है, लेग्रेंज द्वीप में, तो वो कौन सा? बीटा सेल्स होती है, बीटा कोशिकाओं का समूह होता है। और बीटा समूह क्या करता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन का स्त्राव करता है, जो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को नियमित करता है, इंसुलिन। ठीक है, तो पेनक्रियास ग्लैंड से स्त्रावित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरी जो आती है वो आती है डेल्टा कोशिकाएं आती है। सी की बात करें तो वो कौन सी आती है? तीसरी बात करें तो ये आती है आपके डेल्टा कोशिकाएं आती है। डेल्टा कोशिकाएं होती है सोमेटोस्टेटिन, गेस्ट्रिन व सीरोटोनिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है बच्चों? और डेल्टा कोशिकाएं जो तीसरी है, ये तो बीटा सेल तो इंसुलिन, तीसरी जो समूह पाया जाता है इसके अंदर जो अंतःस्त्रावी प्रकार का होता है वो समूह होता है आपके डेल्टा कोशिकाओं। डेल्टा कोशिकाएं तीन प्रकार के यहाँ पर हार्मोन स्त्राव करती है। एक तो होता है सोमेटोस्टेटिन, दूसरा होता है गेस्ट्रिन और तीसरा होता है सीरोटोनिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। तो ये जो बच्चों ये थी बातें थी, ये अपने जो आपके सिलेबस वाइज बात करें तो जो उसके अंदर जितनी बातें थी वो अपने डिस्कशन करी है यहाँ पर। और ये अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अपने बात की, पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में बात करी है, जो मिक्सिक प्रकारी और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, उसमें दो कोशिकाओं को समझ पाते हैं, एक को एसिनाई बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? लेग्रैंज की दीपिकाएं बोलते हैं, जो अंतःस्त्रावी प्रकार की होती है, एसिनाई होती है बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। और अंगनाशय के अंदर ही जो अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स पाई, अल्फा सेल्स तो ग्लूकागोन का स्त्राव करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन का स्त्राव करती है, और तीसरी जो डेल्टा कोशिकाओं सोमेटोस्टेटिन, गेस्ट्रिन और सेरोटोनिन का स्त्राव करती है। तो इस प्रकार से ये इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपने डिस्कस की है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगी जितनी आपने बुक्स में देखी वो वाले सारे डिस्कशन की जगह पर करेंगे नहीं। बोर्ड वाइज बात करें तो बोर्ड के अंदर जो बुक में अंदर दिया होता है वही चीज़ पूछी जाती है। तो आज के एग्जाम में तो इतना होता है। आगे कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे वो पाचन की क्रियाविधि के बारे में करेंगे। मानव के अंदर जो पाचन की जो क्रियाविधि है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज के एग्जाम में तो इतना होता है। धन्यवाद।